हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने दिनों तक इस चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आ पाई। वीडियो ना आने का कारण मैं आपको किसी और दिन बताऊँगा, किसी और वीडियो में बताऊँगा। आज हम इस वीडियो में चैप्टर वाइज सीरीज़ को दोबारा स्टार्ट करेंगे। देखिए, यूके ट्रिपल एससी ने आपका एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग 11th स्टैंडर्ड का पेपर है अगस्त में प्रस्तावित है। ठीक है, अगस्त में प्रस्तावित है यानी अगस्त से पहले नहीं होगा, अगस्त के बाद ही होगा। तो अभी हमारे पे बहुत ज़्यादा टाइम है सिलेबस को कवर करने के लिए, ईजिली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, कुछ बच्चे नए होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि ये चैप्टर वाइज सीरीज़ क्या है और ये उनके लिए कितना ज़्यादा फ्रूटफुल है। ये उनको पता होगा जिन्होंने वंदरों के टाइम पे मेरे से पढ़ा था। वहाँ उस टाइम भी मैंने चैप्टर वाइज सीरीज़ को स्टार्ट किया था और उनको पता है कि कितना ज़्यादा फ्रूटफुल था। अगर सिलेबस में से आपके 70 क्वेश्चन आए थे तो 70 में से 60 से 65 क्वेश्चन चैप्टर वाइज सीरीज़ वाली वीडियो से आए थे। ठीक है, और जो बच्चे जिन्होंने पढ़ा था वो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि नए बच्चों को पता चले कि ये चैप्टर वाइज सीरीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वे सभी इस सीरीज़ को सीरियसली फॉलो करें। ओके, तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि चैप्टर वाइज सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैं फालतू की कोई बकवास नहीं करता हूँ, ऐसे तो मैं किसी वीडियो में नहीं करता हूँ, लेकिन चैप्टर वाइज सीरीज़ में आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ मिलती है खाली। और हम इसमें क्या करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। इसमें हम जो ऑफिशियल सिलेबस होता है उसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे होते हैं, जितने भी टॉपिक्स लिखे होते हैं, उनको हम कवर करते हैं एज ए चैप्टर। ओके, जैसे कि आपका ये है तो इसको हम पूरा कवर करते हैं, एक एक जितना भी वर्ड लिखा हुआ है इसको पूरा, मतलब इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। ओके, तो एग्जामिनर जहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है वो भिड़ ही जाता है। ठीक, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बहुत सीरियस होकर फॉलो करें। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस सीरीज़ में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। ओके, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में देखिए, जो जनरल साइंस है इसमें 9th और 10th की साइंस है, 9th और 10th क्लास की साइंस है। तो 9th तो मैंने आपको करवा रखा है, कहाँ पे करवाया था, वंदरों के टाइम पे। ठीक है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, पूरा मैंने करवा रखा, 9th पूरा कंप्लीट है, तो उसे देख सकते हैं, उसे मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं एक चीज़ कर दूंगा कि उसकी एक कंपाइलेशन वीडियो तैयार कर दूंगा एक, ठीक है, सबको मर्ज करके, ताकि आपके लिए बहुत आसानी होगी ढूंढने में। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, 10th को शुरू करेंगे और 11th और 12th यानी यूनिट नंबर 2 और 3 में मैंने आपको एक एक चैप्टर करवा दिया है। केमिस्ट्री में मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा दिया है और फिजिक्स में मैंने आपको पहला चैप्टर है जो मेजरमेंट वाला वो करवा दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग अलग। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री और इसकी जनरल साइंस की। ओके, तो आज देखिए मैं 10th को शुरू कर रहा हूँ। 10th इसलिए शुरू कर रहा हूँ, 11th और 12th से पहले मैं 10th इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि 0 लेवल से शुरू करना, और जो कि सही बात है, क्योंकि अगर आप 9th 10th नहीं पढ़ोगे तो आपका बेस कैसे बनेगा। सबसे पहले आप अपना बेस बनाइए, क्योंकि 11th और 12th में वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें, जैसे ओम्स लॉ है 10th में भी है और 12th में भी है, बस उसको बड़ा करके दिखाया गया है वहाँ पे। तो जब आपको पता ही नहीं होगा ओम्स लॉ है क्या, तो वहाँ पे आप क्या कर लोगे। ठीक, तो 10th शुरू कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया। तो जिस पे मैं टिक लगाऊंगा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो देखिए ये कर दिया है, ये और ये क्या है, देखिए ये 9th की है फिजिक्स, 9th की फिजिक्स, ये टोटल हो चुका है। ओके, इसके नीचे है 10th की फिजिक्स जो हम करेंगे। ओके, अब देखिए 9th की केमिस्ट्री भी हमने कर लिया है, ये हो गया, ये हो गया, ये, और देखिए नेक्स्ट मोल कॉन्सेप्ट कर लिया है हमने, मोल कॉन्सेप्ट ये, और यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगा हमारा 10th की केमिस्ट्री, जिसे हम आज करेंगे। आज जो हमारा चैप्टर होगा ये होगा केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैं बोलता हूँ आपको 100% 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 100% बोल रहा हूँ मैं, 100% बहुत कम जगह बोलूँगा, और जहाँ पे बोलूँगा तो उसे आप सीरियस ले लेना। यहाँ से इस वाले जो आज चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, हर शिफ्ट में मिलेंगे। ठीक है, अगर शिफ्ट वाइज एग्जाम होगा। ओके, तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं सबको हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आपको अगर कुछ सीखने के लिए मिले तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं उस टाइम। ओके, और जो पुराने बच्चे वंदरों वाले वो जरूर कमेंट करें कि ये जो सीरीज़ है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ होती है, ताकि नए बच्चे सीरियसली लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में सेंड कर दूंगा, तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि आप नोट्स बना सकें इससे। ओके, और ये है, राइटिंग तो मेरी बहुत गंदी है वैसे, लेकिन जितना भी लिखा हुआ है मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में एज इट इज़ लाइन पूछा जाता है, एज इट इज़। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या है, और वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है,
मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ कि प्योर हिंदी या फिर प्योर इंग्लिश नहीं हो सकता, तो मैं दोनों को मिक्स करके बताऊंगा। जहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा वहाँ पे मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ओके, देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म सम न्यू सब्सटेंस इट कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, जबकि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, ओके, नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, ये जो डेफिनेशन है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, किसी ने पूछ लिया तो आप उसे बता तो सकते हैं। ओके, अब देखिए केमिकल रिएक्शन में कुछ चीज़ें होती है जैसे रिएक्टेंट्स, ओके, हिंदी में बोलते हैं अभिकर्मक, अभिकर्मक और उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ओके, अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट होते क्या हैं? ओके, देखिए अभी जब मैं आपको इक्वेशंस लिखवाऊंगा तब मैं बता भी दूंगा कि किस साइड होते हैं, ठीक है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वे पदार्थ जो मिक्स होते हैं, ओके, वे पदार्थ जो मिक्स्ड होते हैं, सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड, मतलब कि जो मिलते हैं। हमने अभी पढ़ा ना ऊपर में कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब अभिक्रिया करते हैं, तो जो अभिक्रिया करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। ओके, जो मिक्स्ड होते हैं वो हो गए अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट। और जो इनके मिलने से जो चीज़ नई बनी, मतलब जो नई चीज़ बनी, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। ओके, क्या हो गया? प्रोडक्ट। ओके, तो ये तो बेसिक सा है। अब देखिए, अब जो ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल यहाँ पे, ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल से, तो आपने ये बहुत सारे एग्जामों में देखा होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ रखा है। ओके, देखिए क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है उसके ऊपर, ठीक है, जिसको हम किससे? सैंड पेपर से साफ करते हैं। ओके, तो इसकी रिएक्शन लिखने के लिए बोले तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लिख दिया, तो 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। इसको आप रट लेना है, ठीक है। 10th में जितने भी रिएक्शन मिलेगी ना, आपको सबको रटना है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 11th और 12th में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सारी रिएक्शन है, तो कितना रट लोगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली रिएक्शन ये है, इसको आपको याद करना है, 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। अब जो ये 2 MgO है, MgO ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किस कलर का होता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। ओके, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक की करते हैं हम H2SO4 से, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2। ओके, इसको प्रतिस्थापित कर देगा। अभी हम जब टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो देखेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है। ओके, ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आगे देखेंगे। अब देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आइडेंटिफाइंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पता हम कैसे लगाएं? कोई अभिक्रिया है उसमें कैसे पता लगाएं कि हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, वो अंदरों में भी पूछा गया था, ठीक है। देखिए दो तरीके हैं। पहला यानी कि ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। अगर कोई रिएक्शन कर रहे हैं वहाँ पे अगर ब्लू फ्लेम जल रही है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जल रही है वहाँ पे, यानी हाइड्रोजन हमेशा ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, ये याद रखना है आपको। ब्लू फ्लेम यानी कि हाइड्रोजन। दूसरी चीज़, अगर हम माचिस को पास में लेके जाएं, मतलब माचिस को जला के उसके पास में ले जाएं, अभिक्रिया के पास जहाँ पे गैस निकल रही है, तो पट पट का साउंड करेगा। अगर पट पट का साउंड करेगा इसका मतलब क्या है? वहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, तो पॉपिंग का जो साउंड होता है उससे भी पता लगा सकते हैं, और ब्लू फ्लेम के साथ अगर कोई जल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन है। ये दोनों पूछे गए हैं एग्जाम में बार बार, और ये आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल है। बेरियम आयोडाइड को, जब बेरियम आयोडाइड की अभिक्रिया जब हम लेड क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो देखिए Bi2 प्लस PbCl2, इसकी जब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड और लेड आयोडाइड, ये बन जाएगा। अब जो PbI2 है, ये क्या है? PPT, यानी कि ये क्या है? एक अवक्षेप है, यानी ऊपर तैरेगा या फिर नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है, अवक्षेप है। और इसका कलर पूछा जाता है, जहाँ पे भी PPT बनता है उसका कलर जरूर पूछा जाता है। तो इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। ओके, आगे देखते हैं। ये तो बेसिक एग्जाम्पल थे NCERT में, वो मैंने लिखा हुआ है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम्पल से। ओके, अब देखिए आगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अब इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो इक्वेशन कुछ नहीं होता है कि ये रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है? जो हम रिएक्ट करवा रहे हैं ना उसको हमने लिख दिया बस। ओके, यानी जो हमने रिएक्शन करवाया उसको हमने किसी सिंबल के माध्यम से लिख दिया कॉपी पे, तो वो क्या बन गया? केमिकल इक्वेशन बन गया। ओके, तो इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल्स, स्टेट्स एक्सेट्रा। ओके, तो हमने क्या किया? कुछ नहीं है, केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, हमने जो केमिकल रिएक्शन करवाया उसको हमने सिंबल्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल्स, इनके टर्म्स में लिख दिया। ओके, तो इसी को हमने क्या बोल दिया? केमिकल रिएक्शन बोल दिया। ओके,
अब देखिए बैलेंसिंग करने के लिए तो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख रखा है, ज़्यादा नहीं लिखा बैलेंसिंग। हिट एंड ट्रायल मेथड आपको पता होगा कि दोनों साइड हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हटा देता हूँ मैं, ये यानी कि CH4 + Cl2 गिव्स CCl4 और HCl, ठीक है। ऐसी आपकी इक्वेशन मिलेगी और बोला जाएगा कि इसको बैलेंस करो। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन आपको ऐसे ही थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने कार्बन इधर है, कितने हाइड्रोजन इधर है, कितने क्लोरीन इधर है, सब काउंट करेंगे। ओके, देखिए इधर कार्बन कितने, एक कार्बन है यहाँ पे, और इधर कितना कार्बन, एक कार्बन, कार्बन तो बैलेंस है। ओके, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर कितना, एक ही हाइड्रोजन है। ओके, मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। क्लोरीन इधर कितने, 2 क्लोरीन है, इधर कितना है, 4 क्लोरीन है, और एक ये 3, 4 और एक ये 5 हो गया। ओके, 5 यहाँ पे। तो ऐसे क्या करें कि क्लोरीन भी बैलेंस हो जाए और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। अगर यहाँ पे मैं 4 लगा देता हूँ तो अब देखिए हाइड्रोजन तो 4 हो गया, हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन अब क्लोरीन ज़्यादा हो गया, 4 और 4 8 हो गया। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे भी 4 लगा देता हूँ तो ये भी 8 हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, यानी कि पहले हम हाइड्रोजन को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे, और ऐसे ऐसे करते रहेंगे जब तक कि बैलेंस ना हो जाए। इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, ये आएगा नहीं आपके एग्जाम में। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, देखिए 7 टाइप है, आपके 10th क्लास में 7 टाइप दे रखे हैं, ठीक है। इनको डिस्कस करेंगे 7 को एक के बाद एक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है कि कंबाइन होंगे। ओके, संयोजन होंगे। ओके, कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं लिखा है मैंने, ओके, क्योंकि नाम से समझ में आ जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी जब 2 रिएक्टेंट, 2 अभिकर्मक आपस में रिएक्ट करके एक बनाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका जो अगर वो आ गया आपके में परिभाषा ही पूछ ली चलो, तो यही हो जाएगा कॉम्बिनेशन में, जब 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक। ओके, और 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 2 मोर। ओके, 2 या मोर। ओके, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक आपस में रिएक्ट करके जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अभी इन सभी के एग्जाम्पल में देखेंगे आगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका उल्टा होता है। ओके, यानी कि जब एक अभिकर्मक टूट जाता है 2 या 2 से अधिक उत्पादों में, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में एक रिएक्टेंट टूट जाता है तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ से ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, ये है ना जो ये नीचे लिखा हुआ है मैंने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीकम्पोजिशन किस किस टाइप से होता है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें देखिए क्या चाहिए होता है। रिएक्टेंट ऐसे खुद से तो टूटेगा नहीं, तो हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में दे सकते हैं हम, करंट फॉर्म में दे सकते हैं हम, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं। ओके, इन सब फॉर्म में हम उसको एनर्जी देंगे तब वो ही टूटेगा, अपने आप से नहीं टूटता है रिएक्टेंट। ओके, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर हीट के फॉर्म में दे रहे हैं तो ये होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अगर हीट के फॉर्म में देंगे तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल नीचे है, देखिए ये है इसका एग्जाम्पल। देखिए CaCO3, ओके, CaCO3 को हम जब हीट देंगे, ठीक है, तो ये क्या किस में टूट जाएगा, CaO में और CO2 में टूट जाएगा। ओके, CaCO3 को जब हम हीट देंगे तो ये किस में टूट जाएगा, CaO और CO2 में टूट जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट देखिए पासिंग करंट। करंट पास करेंगे जब करंट पास करके हम तोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं जब हम करंट के थ्रू तोड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, NaCl, ठीक है, नमक को हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया। अच्छा हाँ, ये बताना भूल गया, ये जहाँ पे भी मिलेगा, ये मतलब इसके एरो के ऊपर ये मिलेगा आपको, इसका मतलब है कि हम उसे गर्म कर रहे हैं। ओके, और EC मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट देंगे। तो NaCl को हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया तो ये टूट जाएगा Na+Cl में, ठीक है, Na+Cl में टूट गया। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट से भी हम तोड़ सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन बोलते हैं इसको, लाइट से अगर तोड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, AgCl2, ठीक है, ये वाइट कलर का होता है AgCl2, सिल्वर क्लोराइड। इसको हमने लाइट के प्रेजेंस में तोड़ा, HNu मतलब कि लाइट। ओके, तोड़ा तो इसे किस में टूटेगा, Ag में टूटेगा और Cl2 में टूटेगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 इधर लगेगा 2 इधर लगेगा, ये बैलेंस हो गया। ओके, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन से ना क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को, देखिए शुरू में क्या था, सिल्वर क्लोराइड कैसे कलर का था, वाइट कलर का था। सिल्वर कैसा होता है, वाइट, को हम लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वह धूसर के क्यों हो जाता है, धूसर यानी कि ब्राउन क्यों हो जाता है।
ठीक है, ब्राउन बोल रहा हूँ। ग्रे क्यों हो जाता है? ग्रे क्यों हो जाता है जब हम इसको AgCl2 को लाइट में रखते हैं तो ये ग्रे क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है Ag में और Cl2 में, ठीक है, और ये ग्रे कलर का Ag बनाता है, यानी ग्रे कलर का सिल्वर बनाता है। ओके, तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि AgCl2 को जब हम धूप में रखेंगे तो किस प्रकार का कलर देगा? तो किस प्रकार का देगा? ग्रे कलर का, धूसर कलर देगा। ओके, ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे चलते हैं, ठीक। एक और है, देखिए हीटिंग का एक और है। फेरस सल्फेट का जब हम फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो देखिए क्या होता है। फेरस सल्फेट, हाँ ये याद रखना है आपको, नोट कर लेना है कहीं पे। Fe2O4 Fe2SO4.7H2, इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट, ठीक है। Fe2SO4.7H2 ये होता है आपका ग्रीन कलर का, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे इसी फॉर्मूले में आपको मिलेंगे आगे जाके, ठीक है। कॉपर सल्फाइड और अन्य बहुत अलग अलग उनके कलर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि यानी कि गर्म करेंगे, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो किस में टूट जाएगा? इतना अलग हो जाएगा और इतना अलग हो जाएगा, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, यानी Fe2SO4 + 7H2 टूट जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको हम गर्म करते हैं, फिर इसको Fe2SO4 को, तो किस में टूट जाएगा? Fe2O3 और SO2 में और SO3 में, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है बार बार, ठीक है, कि Fe2SO4 को जब हम गर्म करेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। Fe2O3, SO2 और SO3, SO2 और SO3 दोनों भी बनेंगे, ठीक है, SO2 और SO3 दोनों बनेंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आगे देखते हैं, थर्ड हमारी जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है, यानी कि एक क्या करेगा? दूसरे को हटा देगा उसकी जगह से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब भी अभिक्रिया होती है तो उसमें एक तो कम रिएक्टिव होता है और एक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी एक में कम पावर होती है और एक में ज़्यादा पावर होती है, इस प्रकार समझिए, ठीक है। तो जैसे ये BC था, ये ठीक है, ये एक अभिकर्मक है, ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है, और A क्या है? एक रिएक्टेंट है। A जो है ये B से ज़्यादा वो है, रिएक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेगा? ये BC को ये क्या करेगा? B को BC से हटा देगा उसकी जगह से, और ये C के साथ चल जाएगा, ठीक है। B को हटा दिया उसने और C के साथ आ गया, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? तो इसके लिए एक लिस्ट होती है, ठीक है, जिसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार आपको परेशान करने वाला है साइंस में। तो ये है वो लिस्ट, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है, ये है इसकी ट्रिक है, ठीक है। जो नीचे में है वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव, जो ऊपर में वो है मोस्ट, यानी ऊपर से नीचे हम आते रहेंगे उनकी रिएक्टिविटी घटती रहेगी। इसे आपको रोज पढ़ना है, रोज, तभी याद होगा, ये रटना नहीं है, रोज पढ़ना है, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम है, फिर क्या है? सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, ठीक है, आयरन, ऐसे ही नीचे तक आपको जाना है। देखिए आपको याद क्या करना है, नीचे वाले तो याद ही हो जाएंगे, Ag, Au और प्लेटिनियम, ये सब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे मिल जाते हैं हमको। ये तो आपको पता ही होगा, जनरल नॉलेज की बात की, जो गोल्ड है, गोल्ड मतलब बहुत कम रिएक्टिव होता है, ये हमें ऐसे मिल जाता है, ओर्स में और भी नहीं बनाता है ये, ठीक है। ये आयस्को के फॉर्म में भी नहीं मिलता है, मिट्टी को बस साफ करना होता है और गोल्ड हमें मिल जाता है, जबकि इनको निकालने के लिए हालत ख़राब हो जाती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक। तो इस सीरीज़ को आपको याद करना है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ को, ठीक है। और याद कैसे होगा? ये है ट्रिक, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, इसे आपको डेली पढ़ना है, याद हो जाएगा अपने आप, ठीक। तो विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया में क्या होगा? जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम वाले को हटा देगा उसकी जगह से, जैसे कि ये है Zn + CuSO4। तो क्या देखिए, Zn और Cu, देखते हैं कि Zn ऊपर है क्या Cu से, तो Zn ये रहा और Cu यहाँ पे है, यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है Zn, तो इसको हटा देगा उसकी जगह से, तो यहाँ से इसकी जगह ले लेगा, ये आ गया इसकी जगह, उसको अलग कर दिया, ठीक है। अब अगर इस टाइप की रिएक्शन होगी, देखिए, यानी कि ZnSO4 है और हमने Cu डाला, तो क्या अब Cu हटा देगा उसको? नहीं हटाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कोई रिएक्शन? क्योंकि भाई इसमें ज़्यादा पावर है, Zn ऊपर है सीरीज़ में और Cu नीचे है, तो वो कैसे हटा देगा उसको? तो नो रिएक्शन, ठीक है। इस प्रकार से आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए भी रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। ये इसमें गलती कौन करते हैं पता है? जो रटते हैं कि यहाँ पे एक वो होगा, वो उसको हटा देगा, उसकी जगह ले लेगा, वो गलत कर देंगे इसको। पर जिन्होंने इसको समझा होगा कि हाँ ये जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो उसको हटा नहीं पाएगा, तो वो गलती नहीं कर पाएंगे इस सब चीज़ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तो हमने देखा कि एक
जो है वो दूसरे को हटा रहा है। अब ऐसा भी होता है कि मतलब एक ने दूसरे को हटाया, दूसरे ने फिर किसी और को हटाया, ठीक है, मतलब दो डिस्प्लेसमेंट होंगे इसमें। जैसे कि ए बी है, ए बी एक है और सी डी एक है, ठीक है। तो ए ने क्या कर दिया, इसकी जगह ले ली सी की, और सी ने क्या कर दिया, यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए इसमें कोई रिएक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कंपाउंड म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं देयर आयंस, ठीक है। मतलब कि इसमें कोई रिएक्टिविटी नहीं होती, वो क्या करते हैं, वो उसके साथ चल जाता है और वो उसके साथ चल जाता है, यानी म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या एक्सचेंज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या एक्सचेंज करते हैं, ये पूछा गया सवाल है। आयंस एक्सचेंज करते हैं अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्या एक्सचेंज करते हैं, आयंस एक्सचेंज करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वहाँ तो रिएक्टिव होती है, वहाँ तो क्या होता है, वहाँ तो रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता, यहाँ लिया रिएक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है आयंस का, ओके। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि ए एंड सी क्या है, कैटायन है। अब कैटायन और एनायन भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये एनायन क्या होता है। तो देखिए एक सिंपल सा तरीका है, सी पॉजिटिव, ये याद रखो बस, सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, ये 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। सी पॉजिटिव यानी कि कैटायन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव तो एनायन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कैटायन याद है ना कि कैटायन कैसा होगा, पॉजिटिव होता है। तो हमने माना कि सी, ए और सी क्या है, कैटायन यानी कि पॉजिटिव है, तो बी और डी क्या है, नेगेटिव है, तभी तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए नोट, ये या तो, हाँ अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, देखिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है या तो न्यूट्रलाइजेशन होता है यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, या फिर प्रेसिपिटेशन बनाते, पीपीटी बनाते हैं, अभी हमने पीछे देखा था। यानी कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो कुछ नहीं, उसमें दो ही चीज़ होती है, या तो उदासीनीकरण होगा, ठीक है, यानी कोई नहीं जीतेगा, या फिर क्या होगा, पीपीटी बनेगी, ठीक है, यानी एक सब्सटेंस बनेगा जो ऊपर तैरेगा या फिर नीचे तली में बैठ जाएगा, ठीक है, पीपीटी बनेगा, प्रेसिपिटेशन बनेगा, अवक्षेप बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनिक अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया ये किस में होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये होता है, या तो न्यूट्रलाइजेशन होगा या फिर प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, प्रेसिपिटेट वाला देख लेते हैं और एक न्यूट्रलाइजेशन वाला देख लेते हैं, ठीक। देखिए दो प्रोडक्ट में एक पीपीटी बनेगा, दो प्रोडक्ट में एक पीपीटी बनेगा। देखिए जैसे PbCl2, Pb क्या है यहाँ पे, कैटायन है, Cl2 क्या है, एनायन है, ठीक है। PbCl2 की हमने करवाया, ठीक है, BaI2 से, बेरियम आयोडाइड से करवाया, तो क्या होगा, देखिए ये हमने अभी शायद पीछे भी देखा था, हाँ वही वाला है, ठीक है। लेड क्लोराइड का हमने बेरियम आयोडाइड से करवाया, तो क्या करेगा, म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेंगे, ये जो Pb है ये I2 के पास चल जाएगा और Ba किसके पास आ जाएगा, Cl2 के पास आ जाएगा। और अभी ये क्या है, प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया, इसमें से मतलब कि एक जो प्रोडक्ट होगा, दो प्रोडक्ट बने ना, इसमें से एक प्रोडक्ट क्या होगा, पीपीटी बन जाएगा, यानी ऊपर तैरने लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा बनता है पीपीटी, ये बना, ठीक है, लेड आयोडाइड बना। किस कलर का है, ये कलर भी पूछा जाता है, तो ये येलो कलर का, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक और देख लेते हैं, Na2SO4 है, ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2, इन दोनों की अभिक्रिया करवाई, तो Na इसके साथ चल जाएगा और Ba आ जाएगा SO4 के साथ, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट बन गया और NaCl बन गया, ठीक है। पीपीटी किसका बना, BaSO4 का, ठीक है। ये भी याद करना पड़ेगा कि पीपीटी बन किसका रहा है, ठीक है, किस कलर का बना है, वाइट कलर का बना है, ठीक है। बेरियम सल्फेट का पीपीटी बन गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया, जो किसका पार्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का पार्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है। देखिए वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें बने प्रोडक्ट ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं, ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही ये बेसिक नेचर के होते हैं, तभी तो उदासीनी होंगे, ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं। जो प्रोडक्ट बनेंगे ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं, यानी कैसे होते हैं वो, साल्ट होते हैं वो, ठीक है, लवण होते हैं वो, ठीक। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH है। देखिए जब हम किसी अम्ल, ये अम्ल है ना, HCl इतना पता होगा आपको, ये अम्ल है, NaOH क्या है, एक क्षार है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, उदासीनी अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया को याद करने के लिए सिंपल है कि वहाँ पे हमेशा क्या होगा, एक बेस होगा और एक क्या होगा, एसिड होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये है एसिड, ये है बेस,
ठीक। और भी बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें हमेशा एक बेस होगा और एक एसिड होगा, क्योंकि हमें पता है, यूनिवर्सल लॉ है कि जब भी एक बेस और एक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और पानी बनता है, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, तो HCl और NaOH, ठीक है। अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट तो होगा क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो HCl इसकी जगह ले लेगा, Na कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो NaCl ये बन गया साल्ट, ये बन गया सॉल्ट, ठीक है, और H2O यानी जल बन गया, ठीक है। और ये भी याद रखना है आपको, जब भी एक क्षार, ये तो अगले वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, पर अभी याद कर लोगे तो इसमें कुछ बिगड़ नहीं जाएगा कि एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करते तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और पानी, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। उपचयन, हिंदी वाले बहुत कंफ्यूज होते हैं उपचयन और अपचयन में, ठीक है। ऑक्सीडेशन, अच्छा एक चीज़ और कि अब आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट स्कूल में भी जो साइंस है, ठीक है, पहले विज्ञान की बुक आती थी ना, अब साइंस की बुक आती है, मतलब कि अब जो विज्ञान है वो इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, ठीक है, चाहे सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट हो, सब में अब इंग्लिश में आने लग गई है बुक, ठीक है, साइंस नाम से बुक आने लग गई, जो पहले विज्ञान के नाम से आती थी, ठीक है। तो हिंदी वाले क्या करें, इंग्लिश में शिफ्ट हो जाएं जल्दी से जल्दी। देखिए आगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उपचयन, देखिए 3 चीज़ आपको याद रखना है, बस 3 चीज़, और ये 3 चीज़ पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, उपचयन में होता क्या है, तो देखिए कैसे पहचानेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना, पहली चीज़, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, दूसरी चीज़ या तो हाइड्रोजन कम हो रहा होगा, ठीक है, क्या बोला मैंने, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा या फिर हाइड्रोजन कम हो रहा होगा, या फिर तीसरी चीज़ कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये थर्ड चीज़ तो हम देखेंगे 11th-12th में, फर्स्ट और सेकंड चीज़ आपके फर्स्ट और सेकंड चीज़ आपके 10th में दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यानी कि वो डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ जहाँ पे भी होगी, जिस रिएक्शन में भी, वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। अभी इसको पता करेंगे, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। ये था Zn+O बन गया ZnO, तो कौन सी अभिक्रिया है ये, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा, पहला रूल यही था ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तभी भी ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है पर हाइड्रोजन की कमी हो रही है तभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और, सभी जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, सभी मेटल यानी कि धातु, जितने भी धातु होते हैं सब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है, अतः वे सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये फैक्ट हो गया आपका, एक नोट कर सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, Mg+O2 गिव्स MgO, ये हमने पीछे भी देखा था, ठीक है। Mg के साथ O जुड़ गया, ठीक है, O जुड़ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है, ठीक है। ठीक, एक और है, देखिए ये शायद एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, Cu+O2 गिव्स CO, ठीक है। ये किस कलर का बनता है, ब्लैक कलर का बनता है, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक, ओके। अब आगे देखते हैं, ये जो चीज़ लिखी हुई है मैं आपको अगले वाले चैप्टर में बताऊंगा अच्छे से कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, मेटल है, सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है, धातु क्या, इलेक्ट्रॉन खोता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव साइन आता है, ये लिखा हुआ है, ठीक। रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचयन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखिए उसका उल्टा कर दो, जो ऊपर में 3 पढ़े हमने, उसमें क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, वहाँ क्या था, हाइड्रोजन में कमी, तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो रिडक्शन होगा, अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो भी क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको पता चाहिए। जैसे यहाँ पे देखते हैं, MgO टूट गया Mg+O2 में, क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन है। इसी प्रकार Na+H2, अब ये बन गया NaH, ठीक है, NaH बन गया, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ है, जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है यानी कि ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। इस प्रकार हम अगर इलेक्ट्रॉन की उसमें बात करें, तो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इसके ऊपर माइनस आ गया, ठीक है। जब अभी आपको आगे बताऊंगा अच्छे से कि जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं, किसी से हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया यानी हमने क्या लिया, कर्जा ले लिया, तो क्या आएगा हमारे पर, माइनस आएगा। जब हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया, तो हमारे पे हमने किसी को दे दिया यानी कि हम पॉजिटिव में हैं, हमने दिया है, लिया नहीं है, ठीक है, तो ये है, ठीक।
आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन हमने देख लिया। अब इनके बाद हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए ताकि हम आगे जाके रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ सकें। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद रिड्यूस हो जाएगा अभिक्रिया में। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन जोड़ देगा या फिर हाइड्रोजन तो हटाएगा, ऑक्सीजन जोड़ देगा। ठीक है, ये होगा। ठीक, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा लेकिन दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये होता है दोनों एजेंट। ठीक है, अब देखिए जैसे ये अभिक्रिया है Cu+H2। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। इसी प्रकार की एक अभिक्रिया दे दी जाएगी और पूछा जाएगा आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। तो कैसे बताएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, जो दूसरे को क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था, पर खुद क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं कौन हो रहा है भाई ऑक्सीडाइज। देखिए CuO। ठीक है, CuO था, ये यहाँ पे जाके बन गया Cu, यानी कि इसमें से O हट गया। O हट गया, इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हो गया भाई। यहाँ तो रिडक्शन कैसे पता लगा, क्योंकि रिडक्शन में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये सब लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन का हटना यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी CuO का रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। अभी हमने क्या देखा था, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये रिड्यूस हो गया, Cu क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और इसने O दे दिया इसको, यानी इसको ऑक्सीडाइज कर दिया हाइड्रोजन को। ठीक है, समझ में आया। यानी जो कॉपर था, कॉपर क्या हो गया, खुद तो उसने ऑक्सीजन को हटा दिया, ऑक्सीजन हटा दिया यानी कि खुद रिड्यूस हो गया, और दूसरे को इसने ऑक्सीजन दे दिया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यही तो था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cu क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहीं पे देखते हैं हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था ही नहीं, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा कि जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज, हमने ऊपर देखा कि जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया। अब दूसरे को रिड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा है उससे नहीं पता, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, यानी ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, तो समझ में आया, नहीं आया समझ में, जिसको 2-3 बार आपको देखना है, बैक जा जाके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है इसमें। अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि ये है, इस रिएक्शन को देखते हैं Na+Cl। ठीक है, तो देखिए Na, अब देखिए यहाँ पे तो O भी नहीं है, H भी नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे वो थर्ड वाला पॉइंट इलेक्ट्रॉन वाला है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तभी तो इसके पास पॉजिटिव आया, यानी मैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ तब मेरे पे पॉजिटिव आता है। तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब यहीं पे क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन के ऊपर क्या गया, माइनस आ गया, यानी इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तभी तो इसके ऊपर माइनस आया। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए इसका पहला एप्लीकेशन क्या है, रेंसिडिटी, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, रेंसिडिटी बहुत कॉमन है, आपने सभी ने इसको फेस किया होगा अपनी डेली लाइफ में। ये है क्या, ये क्या है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, उपचयित होने का एग्जाम्पल है। ठीक है, और किसका ऑक्सीडेशन होता है, फूड का, खाने का, खाद्य पदार्थ का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के कारण क्या होता है, जो हमारा खाना है उसकी जो गंध है, टेस्ट है, ये सब खराब हो जाता है। ठीक है, रेंसिडिटी। ओके, अब इसके लिए प्रिवेंशन क्या है, इसके लिए बचाव क्या कर सकते हैं, तो हम खाने को एट लो टेम्परेचर, बहुत कम तापमान पे रखेंगे तो वो सही रहेगा। जैसे कि फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज इसलिए बनाया गया है, ठीक है, सब्जियों को ठंडा करने के लिए नहीं, बल्कि उनको रेंसिडिटी से बचाने के लिए बनाया गया है। एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना सोडियम बेंजोएट, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि एक ऐसे खाद्य परिरक्षक, हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं शायद, खाद्य परिरक्षक, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए
किस केमिकल का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का। फिर सोडियम बेंजोएट लिख लेना है यहाँ पे। सोडियम बेंजोएट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, खाद्य पदार्थ को रेंसिडिटी से बचाने के लिए। थर्ड, एयर टाइट जो बर्तन होते हैं उसमें रख लेते हैं, तो तभी भी वो बच जाते हैं। अब चिप्स के पैकेट देखोगे, ये तो सुना ही होगा, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो रेंसिडिटी से बचा सके हम उसको। अब लास्ट टॉपिक बच गया हमारा कोरोजन। कोरोजन यानी कि जंग लगना, क्षय होना। धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। यानी धातु जो मेटल है वो ऑक्सीजन की ह्यूमिडिटी, यानी इन्वायरमेंट में क्या है, ह्यूमिडिटी है, या फिर एसिड पड़ता है उस पर, तो जो उसकी ऊपरी परत होती है वो क्षय होने लग जाती है, डिके होने लग जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन। जंग तो देखा ही होगा आपने लोहे, उसी वही है ये रस्टिंग। एग्जाम्पल क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, यानी लोहे पे जंग लगना। प्रिवेंशन, बचाव कैसे कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, हम पेंट करते हैं इसलिए। लुब्रिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, लुब्रिकेशन से मतलब कि लुब्रिकेशन कहाँ पे होता है, जैसे ग्रीस नहीं डालते हैं, नॉकिंग की साउंड आती है, उसके लिए होता है लुब्रिकेशन। गैल्वेनाइजेशन, बहुत बार पूछा गया ये। गैल्वेनाइजेशन क्या है, जिंक की परत चढ़ा देते हैं हम लोहे पे हम जिंक की परत चढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऊपरी परत डैमेज ही नहीं होगी, तो ये होता है गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब हम आगे की जो क्लास आएगी ना उनमें ये बहुत डिटेल में बताया गया है, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, कॉपर या क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। एलोइंग कर देते हैं, एलोइंग मतलब कि किसी और धातु को मिलावट कर देते हैं, सिंपली बोले तो। जैसे स्टेनलेस स्टील क्या है, मिलावट है, यानी हमने आयरन में क्या क्या मिला दिया, कार्बन, क्रोमियम, ठीक है, ये और भी है जो याद नहीं आ रहा है मेरे को, ये सब मिला देते हैं, स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं। अब स्टेनलेस स्टील कितना ज़्यादा वो होता है, जंग रोधी होता है, उसमें जंग नहीं लगता, जबकि लोहे में लग जाता है, ठीक है। तो ये सब इसके प्रिवेंशन, ठीक। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसमें टॉपिक लिखे हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप करने की गलती मत करना। आपको आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब कि आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो से कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।